हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कैन सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर में जो है आपको यहाँ पर पशुपालन के भी, एग्रोनॉमी के भी और मृदा विज्ञान के भी और आपको एक्सटेंशन के भी और आपको यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग के भी यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आप जुड़े रहें। और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वीडियो पर डे मिलने वाली है। चाहे आपको 20 क्वेश्चन की मिले, लेकिन वो मिलेगी एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो फिर हम यहाँ पर देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। तो जिसमें हम पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पशुओं में जो एटेवरिज्म जो किससे संबंधित होता है। तो ये गुणों का गायब होना होता है, या गुणों की पुनरावृत्ति होना होता है, या गुणों का समाप्त होना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब गुणों की जो पुनरावृत्ति होती है उसी को जो है पशु में जो एटेवरिज्म जो होती है इससे संबंधित होती है। अब इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं फैक्ट, जो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जीवों में कभी कभी जो अकस्मातः कोई ऐसा लक्षण विकसित हो जाता है जो वर्तमान में जातीय लक्षण न होकर निम्न वर्गीय पूर्वज जाति का होता है और फिर अचानक किसी जीव में उभर आता है। इस गुण को ही क्या बोला जाता है, पुनरावृत्ति या पूर्वजाता जो है कहा जाता है, जिसे हम एटेवरिज्म कहते हैं। मतलब इसका मतलब है जो एटेवरिज्म होता है इससे होता है मतलब जो पशुओं में कोई ऐसा लक्षण जो पुराना होता है और वो वर्तमान समय में उभर आता है, तो उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो एटेवरिज्म बोला जाता है। तो इसका पहले ऑप्शन का आंसर आपका बी आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कि पशुओं का जो जन्मगत कमियों का क्या कारण है। तो कुपोषण के कारण होती है, या छूत की बीमारी होती है, या जहर पीने से होती है, या आनुवांशिकता होती है। तो इसमें पूछा गया है जो पशुओं में आपकी जन्मजात कमियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं। तो वो आपके आनुवांशिकता के कारण होती हैं, किसके, हेरिडिटी के कारण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो आपका डी हो जाता है। और यहाँ पर आगे बात करें हम जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके फैक्ट हो जाते हैं। तो पशुओं में जन्मजात या पैदाइशी हम बोल सकते हैं इनकी कमियों का कारण क्या होता है, आनुवंशिकता होती है। तो आनुवंशिकता में क्या होता है, माता पिता के जो गुणसूत्रों में उनमें उपस्थित विकार कमियां नवजात बच्चों में आ जाती हैं, जिससे शिशुओं में भी जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब जो माता पिता से जो आपके आनुवांशिक लक्षण होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो नवजात शिशुओं में या बच्चों में आ जाते हैं, जिसके लिए हम वो क्या बोले जाते हैं, वो आनुवंशिकता का कारण ही होता है। तो दूसरे का ऑप्शन आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है कि दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ किसके कारण होता है, जस्ते के कारण होता है, जस्ते की कमी के कारण, या लोहे की कमी के कारण, या तांबे की, या कैल्शियम की। तो इसका आंसर आपको पता होगा क्या है, और आप साथ के साथ कमेंट में जो है इसका आंसर देते चलें कि आपका कौन सा आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। तो जो दुग्ध ज्वर होता है पशुओं में वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, क्योंकि जैसे पशु जो है ब्याता है, जो प्रवास होता है, तो ब्याने के बाद एकदम जो है जो ब्लीडिंग होती है, तो उससे जो है पशुओं में जो ब्लड की कमी हो जाती है, जिस कारण जो है उसके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है दुग्ध ज्वर हो जाता है। मतलब तेज़ी से बुखार आना होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन तो आपका डी हो जाएगा। अब इसे हम देख लेते हैं एक बार इसका सारांश कि किस प्रकार से है। तो पशुओं में दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है और यह अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। जो अधिक दूध देते हैं पशु उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है।
इसमें शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम ग्लूकोज के 25% घोल का इंजेक्शन जो होता है वो मिल्क फीवर या रिंडस की बीमारी में दिया जाता है। और यह जो है दवाई बाज़ार में किस नाम से मिलती है, तो मीफेक्स के नाम से जो है बाज़ारों में जो है ये दवाई मिल जाती है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका डी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि पशुओं में जो खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्य किस मौसम में हो जाती है। तो इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपने AGTA का एग्ज़ाम ये दिया होगा तो उसमें भी आपका खुरपका से और मुंहपका से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें जो वायरस था मतलब वायरस था तो उसका नाम पूछा गया था, क्या था। तो उस क्वेश्चन को भी ज़्यादातर बच्चे गलत करके आए थे। तो यहाँ पर आप इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये सर्दियों में होता है या गर्मियों में होता है या बरसात में होता है या बसंत ऋतु में होता है। तो ये बरसात के दिनों में होता है। कब होता है, बरसात, जो बरसात होती हैं तो उस समय पर जो है इसका प्रकोप ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा चौथे का। अब इसके हम जो FMD है इसके बारे में जो है हम कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा, वायरस, मतलब ये एक वायरस द्वारा फैलता है। और भारत में यह है एशियाई नंबर जो 1 है, मतलब इसकी जो है 7 स्टेज होती हैं जिसमें से एशियाई नंबर 1 का जो है भारत में पाया जाता है। विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में सामान्यतः फैलता है। पशुओं में क्या होता है, खुर, मुंह और थनों और आयनों पर इसके लक्षण उभरते हुए दिखाई देते हैं। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा घट जाती है और पशु दुर्बल हो जाते हैं। इसके बचाने के लिए पशुओं को जो खुरपका और मुंहपका के लिए वैक्सीन का टीका जो है लगवा देना चाहिए। टीका कब, 6 माह के अंतराल पर जो है टीका लगवा देना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन था और इसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 में की। तो 5वां प्रश्न है रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है। तो रानीखेत ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जो आपके मुर्गियों में लगता है। तो किससे संबंधित है, तो ये मुर्गियों से संबंधित है। आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रानीखेत की जो है खोज किसने, किस वैज्ञानिक ने देखा था इसे और कहाँ देखा था और ये किन किन में जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे रानीखेत का जो एक अत्याधुनिक घातक और एक संक्रमण जो मुर्गी रोग है, ये इस रोग से जो है ये रोग जो है किसके, विषाणु के द्वारा होता है। जो पैरामाइक्सो की सबसे पहले वैज्ञानिक ने 1639 और 40 में उत्तराखंड भारत में रानीखेत शहर में चिन्हित किया था, मतलब वहाँ पर इसे देखा गया था। तो रानी रोग जो है, रानीखेत रोग है वो बहुत से पक्षियों में होता है। जैसे सबसे ज़्यादा तो आपका मुर्गियों में होता है, फिर आपके टर्की हो जाता है, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा और गिन्नी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों की प्रमुख रूप से प्रभावित करता है और ये रोग का प्रकोप प्रथम से तृतीय सप्ताह तक ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसे रोकने के लिए एक लसोटा आपकी वैक्सीन होती है उसका प्रयोग किया जाता है, या RV जो एस्ट्रेन रानीखेत की वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है मृदा का स्थायी गुण कौन सा हो जाता है। तो आपका ये सोशल साइंस से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो सोयल साइंस से हो जाता है ये। तो इसमें पूछा गया मृदा का स्थायी गुण कौन सा होता है। तो उर्वरता स्तर होती है, या pH मान का गठन होता है, या गठन, या आपका संरचना। तो स्थायी गुण जिसे हम बदल नहीं सकते हैं तो वो कौन सा होता है, आपका मृदा गठन हो जाता है। जिसे आसानी से बदला जा सकता है उसे बोला जाता है संरचना। जिसे आसानी से बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे संरचना बोला जाता है। जिसे आसानी से बदला जा सकता है तो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर। और जिसे टेक्सचर उसे बोलते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता।
तो यहाँ पर 6 का आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। मृदा का ये स्थायी गुण है क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता। और मृदा खनिज कण विभिन्न आकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, जैसे बालू, सिल्ट और किले के होते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों को जो है सापेक्ष अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। मतलब मृदा के जो सापेक्षिक अनुपात होते हैं किस किस के, बालू के होते हैं, सिल्ट के होते हैं और किले के। जब इन तीनों के जो सापेक्ष अनुपात होते हैं उसी को ही बोला जाता है मृदा कणाकार बोला जाता है। और अगर आपसे व्यवस्थित क्रम पूछ ले तो वो होता है स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपके छठे क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन का आंसर। 7वां है कि कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है। तो ऑक्सीजन को कौन सा अम्ल सोख लेता है, तो नाइट्रिक अम्ल सोख लेता है, या एसिटिक अम्ल सोख लेता है, या पायरोग्लिक अम्ल सोख लेता है, या साइट्रिक अम्ल सोख लेता है। तो यहाँ पर बताना है आपको जो आपका ऑक्सीजन को कौन सा अम्ल सोखता है। तो कौन सा सोखता है, तो पायरोग्लिक अम्ल होता है, ये जो है क्या करता है, ये ऑक्सीजन को सोख लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और पायरोग्लिक अम्ल जलीय पौधे जिसे मायरियोफाइलम जो स्पाइकेटम से प्राप्त किया जाता है, जो हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करके रंगहीन विलयन से क्या करता है, ये भूरे रंग में विलय में बदल देता है। तो ये रंगीन विलयन से क्या करता है, भूरे रंग में जो है ये बदल देता है। कौन होता है, ये एक जलीय पौधा होता है जिसे मायरियो और फाइलम स्पाइकेटम होता है। क्या होता है, केक्टम से ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है, 7वें का सी हो जाता है। आगे बात करते हैं आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि पौधों को जिन 2 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह कौन से हैं। तो एक तो पहला आपका पोटेशियम हो जाता है, दूसरा कौन सा तत्व है वो बताना है जो पौधे के लिए आवश्यक होता है। तो आपका जस्ता हो जाता है, तांबा हो जाता है, सल्फर या नाइट्रोजन। तो क्या हो जाता है आपका नाइट्रोजन हो जाता है। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। और पौधों में सर्वाधिक आवश्यकता जो तत्व होती है जो कौन कौन से होते हैं, तो NPK की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। अब बात करते हैं यहाँ पर हम तीनों को एक बार यहाँ पर देख लेंगे डिटेल से, जो आपका क्वेश्चन बन सके तो यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाए। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन क्या होती है, तो नाइट्रोजन में जो है पौधों में नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल क्या करती है, प्रोटीन, जीव द्रव्य और विटामिन्स और हार्मोन्स व एंजाइम का निर्माण होता है। यह क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है, मतलब आवश्यक होते हैं ये। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो नाइट्रोजन हो जाता है। बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस की कोशिका विभाजन में इसका प्रयोग मतलब इसका जो सहायक करता है, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक देता है। कौन, फास्फोरस। प्रकाश संश्लेषण में ये भी आपका सहायक देता है, और आपका नाइट्रोजन भी देता है प्रकाश संश्लेषण में। अब अगला है पोटेशियम। जड़ों को मजबूत बनाने में जो है पोटेशियम प्रयोग किया जाता है। सूखे से बचाने के लिए, कीट व रोग के प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, पौधों में जल की कमी को पूरा करने के लिए, पोटेशियम निर्माण में सहायक, और पौधे के गिरने से बचाने के लिए, और पौधों में जो शक्ति प्रदान करने के लिए जो है इसका पोटेशियम का प्रयोग करते हैं फसल में देने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर सी ऑप्शन आपका सही था। और यहाँ पर आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास के बारे में यहाँ से जो सीख लिया होगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्योंकि इसके जो सहायक से पूछ लिया जाता है या इनका प्रयोग किस किस में किया जाता है ये पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और बात करें नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस और पोटास जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की।
तो यह है हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो हरी खाद का प्रयोग जो अधिकतर किस तत्व के स्रोत के लिए किया जाता है, कार्बनिक के लिए, जिंक के लिए, नाइट्रोजन के लिए या फास्फोरस के लिए। तो हरी खाद का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर देखें हरी खाद का प्रयोग नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब हरी खाद कौन कौन सी फसलें होती हैं, आपका ढैंचा हरी खाद होती है और सनई आपकी और मूंग, ये सब आपकी हरी क्या होती हैं, जो कैसी होती हैं, ये हरी खाद वाली फसलें होती हैं। अब बात करते हैं जो कुछ फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी होती है। जैसे आपकी नीम होती है, तो नीम में जो होती है 0.78% क्या होती है नाइट्रोजन की मात्रा। मसूर होती है 0.70% मात्रा। खेसारी होती है 0.54% मात्रा। मूंग होती है 0.53% मात्रा और सेंजी होती है 0.51% मात्रा। ये नाइट्रोजन की मात्राएं होती हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप रिपीट ज़रूर कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन आपका कि वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती किस फसल या कौन सी फसल में की जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो यंत्रों का प्रयोग है वो कौन सी फसल में किया जाता है। तो गन्ना में किया जाता है या धान में या मक्का में या गेहूँ में। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ में प्रयोग किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा टीलेज़ों का प्रयोग किस में किया जाता है, तो गेहूँ की फसल में किया जाता है। तो वर्तमान में आपके गेहूँ हो जाता है। यांत्रिकरण खेती से तात्पर्य भूमि पर मशीनों के ज़्यादातर इस्तेमाल से फसल उत्पादन करना। जैसे गन्ना उत्पादन में कृषि यंत्रों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 10 क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 11वां। तो 11वां क्वेश्चन है कि वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें जिससे आपके दोस्तों को हेल्प मिल सकें। और आपकी जो है एक ADO की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसके लिए भी आपकी एग्रीकल्चर ही है और आपकी कैंप सुपरवाइज़र लगी हुई है जो कि 29/11 में आपका पेपर होना है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और आप इसका आंसर बताइए 11वें क्वेश्चन का। तो वाटर हार्वेस्टिंग शब्द किसने दिया था, तो आपके जो मायर्स हैं इन्होंने क्या दिया था, तो आपका वाटर हार्वेस्टिंग जो शब्द दिया था किसने, मायर्स ने। तो ये क्या था, वाटर हार्वेस्टिंग है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो शुष्क क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में वर्षा के जल को एकत्रित करके फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई के लिए उपयोग में लाने को वाटर हार्वेस्टिंग की संज्ञा दी जाती है। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग इस्तेमाल मायर्स ने किया था। और यहाँ पर जो है आपका अभी AGTA का पेपर हुआ था उसमें आपका वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, लेकिन उसमें जो है आपका जल निकासी से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग है और उसमें जो है इसी तरह से कुछ क्वेश्चन था जिसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को बच्चे गलत कर आए हैं क्योंकि उसमें पूछा गया था कुछ और बच्चे देकर आए थे आंसर कुछ। तो एग्जामिनर जो है थोड़ा क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के बनाता है जिससे बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से आप अच्छे से मतलब तैयारी करें, थ्योरी पे थोड़ा कमांड रखें अच्छा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है कि धान के थ्रेशर में गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है। तो छड़ प्रकार का होता है, हथौड़ा मिल प्रकार का होता है या खुंटी प्रकार का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है, वो खुंटी प्रकार का हो जाता है जो धान से थ्रेशर में गहराई में मतलब ड्रम किया जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये जो ड्रम का प्रकार है या थ्रेशर है ये क्या होता है। तो धान की मड़ाई करने के लिए जापानी जो पेडी थ्रेशर बहुत उपयोगी यंत्र है। किसके लिए, धान की हार्वेस्टिंग करने के लिए, मतलब मड़ाई करने के लिए। इस थ्रेशर की सहायता से धान की मड़ाई करने के लिए जापानी पेडी
थ्रेशर बहुत उपयोगी यंत्र है। इस थ्रेशर की सहायता से धान की मड़ाई अधिक शीघ्रता व किससे सुगमता से हो जाती है। इस मशीन में एक बड़ा बेलनाकार भाग होता है जिसे हम ड्रम बोला जाता है, जो दांतेदार या खूंटी प्रकार होते हैं। इसमें एक व्यक्ति दिन भर में औसतन 2 कुंटल धान निकाल सकता है। तो एक दिन में एक व्यक्ति 2 कुंटल धान इसकी सहायता से निकाल सकता है। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी आपका सही था। आगे बात करते हैं 13वां क्वेश्चन 12वां पिछला था। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है। तो आपकी टपका सिंचाई में पूछा है ड्रिप सिंचाई में, तो पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो कौन सा हो जाता है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाता है ड्रिप सिंचाई में। अब ड्रिप सिंचाई के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में ड्रिप सिंचाई के अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है, जिसमें 32 लाख हेक्टेयर भूमि में 6 लाख हेक्टेयर जो 18% हो जाती है भूमि पर ड्रिप सिंचाई की जाती है। ड्रिप सिंचाई सर्वप्रथम कहाँ से, इजराइल से विकसित की गई थी, जिसमें जल को पौधे के जड़ के पास जो है बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है। तो कहाँ से विकसित की गई थी, तो इजराइल से जो है ये विकसित की गई थी, जिसमें पानी को जो है पौधे की जड़ में बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है। किसमें, ड्रिप सिंचाई में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था इसका, बी ऑप्शन आपका सही था। कौन से का, 13वें क्वेश्चन। आगे बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन आपका भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है। तो टेंसियोमीटर के द्वारा, थर्मोमीटर के द्वारा, पोटोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, जो भूमि की आर्द्रता मतलब नमी का मापन जो करते हैं वो आपका टेंसियोमीटर के द्वारा किया जाता है, जिसे ईरोमीटर भी बोला जाता है। तो इसको ईरोमीटर भी बोला जाता है। ये ऑप्शन आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर सही है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो ये सारे क्वेश्चन थे, मतलब टेंसियोमीटर क्या है, थर्मोमीटर क्या है, पोटोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर, इन सब के बारे में जितने भी मीटर हैं इनके बारे में यहाँ पर एक बार देख लेंगे। तो टेंसियोमीटर की बात करें तो टेंसियोमीटर क्या होता है, भूमि की आर्द्रता मतलब नमी का मापन, जिसे ईरोमीटर भी कहा जाता है। अब थर्मोमीटर से आपको सबको पता होगा क्या, ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे मनुष्य का बुखार भी नापते हैं। पोटोमीटर क्या होता है, जो पत्तेदार पौधों के तनों द्वारा अवशोषित जल की दर को नापते हैं। मतलब जो पत्तेदार पौधे होते हैं उनमें जो तनों द्वारा जो अवशोषित जल है, वो जल जो अवशोषित किया जाता है उसकी दर को मापा जाता है पोटोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर क्या है, तो वायु की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या, वायु की आर्द्रता मतलब वायु में कितनी नमी है, मतलब कितनी मॉइस्चर है, तो उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है कि जो रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आपका रीपर एक यंत्र होता है, जो उसका प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो बुवाई, बीज की बुवाई के लिए, फसल की कटाई के लिए, फसल की गहराई के लिए, फसल कटाई में मतलब फसल की कटाई और गहराई दोनों के लिए। तो किसके लिए किया जाता है, तो उसका फसल की कटाई के लिए रीपर का प्रयोग किया जाता है। रीपर का प्रयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेंगे। तो रीपर का प्रयोग तो आपकी फसल की कटाई के लिए किया जाता है, लेकिन कटाई के अन्य यंत्र भी होते हैं, जैसे हंसियाँ या दरांती और मोयार होता है। तो ये कटाई के यंत्र होते हैं। मड़ाई के जैसे आलब्रेड जो थ्रेशर होता है, पावर थ्रेशर होता है, इसका भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मड़ाई के लिए किया जाता है। अब कुछ बुवाई के लिए होते हैं, जैसे देसी हल, कल्टीवेटर, डिवलर और सीडलिंग प्लांटर, इनका प्रयोग बुवाई की, बीज की बुवाई करने के लिए किया जाता है। तो 15 का आंसर आपका कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 16। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करते रहें और शेयर ज़रूर करें, और साथ में साथ कमेंट करके भी आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आपका 16वां क्वेश्चन है कि डिस्क हैरो की जो भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। जो डिस्क हैरो होती है उसमें जो भेदन मतलब गहराई की जो होती है वो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो गेंग जो कोण के द्वारा, घुमाव कोण के द्वारा, डिस्क कोण के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इन सभी के द्वारा जो है यहाँ पर जो है
जो डिक्स हैरो है उसकी वेदन होती है उसकी गहराई को बढ़ाई जा सकती है। गैंग कोण के द्वारा बढ़ा सकते हैं, घुमाव कोण के द्वारा बढ़ा सकते हैं, डिक्स आपका कोण के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। तो डिक्स हैरो या तवेदार हैरो एक द्वितीय भूपरिष्करण क्रियाओं को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो डिक्स हैरो होती है और आपकी तवेदार हैरो होती है, इनका प्रयोग दोनों का भूपरिष्करण के लिए किया जाता है द्वितीय। यह प्राय ट्रैक्टर चालित व बैल चालित दोनों प्रकार के होते हैं, जिसमें 40 सेंटीमीटर व्यास के तवेदार डिक्स और चौकोर जो गेंग बोल्ट पर जो प्रोई जाती है, और तवों का कोण जो होता है गैंग कोण और घुमाव कोण और डिक्स कोण जो है घटा बढ़ा मतलब इनका नियंत्रित किया जाता है, घटा के भी और बढ़ा के भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन आपका 17 क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है। तो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त आपका आम हो जाता है, या आपका अमरूद हो जाता है, या केला हो जाता है, या नींबू हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है, तो आपका हो जाएगा अमरूद। तो अमरूद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जेली बनाने के लिए। अब यहाँ पर जेली के बारे में कुछ देख लेंगे। तो ऐसे फलों को जेली के लिए चुनना चाहिए जिसमें क्या होनी चाहिए, सुगंध, पेक्टिन एवं एसिड प्रचुर मात्रा में हो। ये फल हैं, और अमरूद, सेब, करौंदा और रोजेल अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है, क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा पेक्टिन की मात्रा किसमें होती है, तो अमरूद में होती है। तो इसलिए इसका जेली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जेली में TSS की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 68 वृक्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर 17 क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी आंसर सही हो जाएगा, इसका अमरूद ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है 18वें क्वेश्चन की बात करें, जो कुकुरबिटेस की पौध तैयार करने के लिए जो पॉलीथीन बैग का क्या आकार होना चाहिए। तो 4 से 6 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 25 से 35 सेंटीमीटर, या आपका 40 से 50 सेंटीमीटर। तो आप इसका आंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर है, जल्दी बताएं। तो कुकुरबिटेस की जो पौध तैयार करने के लिए कितनी 10 गुणा 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही है। इसके बारे में आगे देखते हैं। तो कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होते हैं, उन्हें पौध तैयार करने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास और 15 से 18 सेंटीमीटर ऊंची वाली पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 किलोग्राम गोबर की खाद और मिट्टी का बराबर मिश्रण भरकर इनमें बीज बोते हैं। यह विधि जो अगैती किस्म और बेमौसमी के लिए उपयुक्त होती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन, और 19वां क्वेश्चन है कि खरबूज के लिए बीज दर किलोग्राम में प्रति हेक्टेयर बताइए। तो खरबूज की बीज दर बतानी है आपको कि कितनी डाली जाती है। तो 1 से 2 किलोग्राम, 2 से 3 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, या 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कितनी डाली जाती है, तो 2 से 3 किलोग्राम जो है खरबूज की बीज दर डाली जाती है। तो 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 3 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। और दूरी की बात करें मैदानी क्षेत्र में, तो 1.5 से लेकर 0.9 मीटर या 2 गुणा 0.6 मीटर की आवश्यकता होती है। नदियों के किनारे 1.5 से 1 मीटर की आवश्यकता होती है इसकी दूरी के लिए, किसकी, आपके खरबूज की बीज बुआई के लिए। तो 19 क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं आपका 20वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और आगे जो है हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, उसमें इससे ज़्यादा और बेहतर की हम कोशिश करेंगे लाने की आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप कि सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना कौन सा है। तो सलाद बोने के लिए पूछा गया, तो जुलाई अगस्त हो जाता है, या सितंबर अक्टूबर हो जाता है, नवंबर दिसंबर, या मार्च अप्रैल। तो कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका सितंबर और अक्टूबर, किसकी, सलाद की नर्सरी में बीज बोने का।
मतलब नर्सरी तैयार करने के लिए सितंबर अक्टूबर। अब यहाँ पर देख लेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट सलाद से संबंधित। जैसे सलाद की कुछ किस्म की पौध तैयार की जाती है। जब 5 से 6 सप्ताह के हो जाते हैं तो उन्हें खेत से रोप दिया जाता है। पौधशाला में बीज बोने का समय सितंबर अक्टूबर। रोपाई के 45-25 या 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। खेत में शीघ्र बुवाई के लिए अगस्त सितंबर उपयुक्त रहता है, अगेती बुवाई के लिए, और जिसमें पंक्ति और पौधे के बीच की दूरी 45-30 सेंटीमीटर रखते हैं। तो अगेती में कितनी 45-30 सेंटीमीटर रखी जाती है, और जो ये रोपाई है तो की जाती है। तो यहाँ पर आपके जो है कितने हमने 20 क्वेश्चन करा दिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है या नहीं। और आपको जो है इसी तरह से इस चैनल पर आपको डेली की एक वीडियो मिलने वाली है जो बहुत बेहतरीन होगी और अच्छे कंटेंट के साथ दी जाएगी वो। तो आप जो है यहाँ पर जुड़े रहें। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।